व्हाट हैपेंस व्हेन अ ब्रेस्ट इम्प्लांट रप्चर्स और ब्रेस्ट इम्प्लांट कैसे रप्चर होता है, क्या क्या वार्निंग साइंस हैं और हमें क्या करना चाहिए जब एक ब्रेस्ट इम्प्लांट रप्चर होता है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिना कुडियार, डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ द स्कल्पियर क्लिनिक एट GK1 न्यू दिल्ली। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है और ये दो तरीकों से किया जा सकता है, एक इम्प्लांट और फैट ट्रांसफ़र। सो ब्रेस्ट इम्प्लांट और फैट ट्रांसफ़र दोनों ही बहुत कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर्स हैं और अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत सारी डिटेल डिस्कशन की है दोनों ही तरीकों के बारे में। आज मैं डिटेल में बात करूंगी एक सिंगल कॉम्प्लिकेशन की, जो है इम्प्लांट रप्चर। अब ब्रेस्ट इम्प्लांट जो है, हम जब ब्रेस्ट इम्प्लांट डालते हैं तो हमारे पास दो तरीके के इम्प्लांट्स होते हैं, एक सेलाइन इम्प्लांट्स एंड सिलिकॉन इम्प्लांट्स। तो दोनों ही तरीकों के इम्प्लांट से हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं विद द इम्प्लांट टेक्निक। अब किस प्लेन में हम ये इम्प्लांट्स डालते हैं वो भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हमारे पास ब्रेस्ट टिश्यू कितना है, फीमेल्स का कैसा लाइफस्टाइल है। तो हम जो दोनों इम्प्लांट्स हैं, या तो हम ब्रेस्ट टिश्यू के पीछे डाल सकते हैं या हम जो चेस्ट मसल्स हैं उनके पीछे भी हम इम्प्लांट्स डालते हैं। तो दोनों तरीकों से हम ब्रेस्ट इम्प्लांट की प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब अगर बात करें इम्प्लांट रप्चर, तो बहुत सारी फीमेल्स एकदम घबरा जाती हैं कि ये सुनकर भी कि ब्रेस्ट इम्प्लांट का रप्चर भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कॉजेज ऑफ इम्प्लांट रप्चर, किन कारणों से इम्प्लांट रप्चर कर सकता है। तो इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो है एज ऑफ द इम्प्लांट। जैसे हम इम्प्लांट डालते हैं, हर इम्प्लांट की एक लाइफ स्पैन होता है जो जनरली हम बात करें तो 10 to 15 ईयर्स होता है। और जितनी देर वो इम्प्लांट बॉडी में पड़ा रहता है, जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, उसका चांसेस ऑफ रप्चर में इंक्रीज। सो कुछ फीमेल्स में इम्प्लांट 10 to 15 ईयर्स तक रहता है, कुछ फीमेल्स में वो पहले ही कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हमें निकालना पड़ता है और उसमें से हो सकता है कि कभी वो रप्चर भी हो जाए। तो एजिंग जो है इम्प्लांट की, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज जिसकी वजह से रप्चर हो सकता है। दूसरा जो एक कॉज है वो है अगर कोई इनबिल्ट एरर है, जैसे कि सेलाइन इम्प्लांट्स हैं, उनमें कोई वाल्व की प्रॉब्लम है या कोई भी इनबिल्ट उनके बनाने में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सेलाइन इम्प्लांट्स जो हैं वो रप्चर कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि अगर सिलिकॉन इम्प्लांट रप्चर होता है तो उसके क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, और सेलाइन इम्प्लांट के रप्चर होने से क्या आपको चेंजेस मिलेंगी अपनी ब्रेस्ट टिश्यू में। तो जो सेलाइन इम्प्लांट है, सबसे पहले ये है कि सेलाइन इम्प्लांट में नॉर्मल सेलाइन होता है, फ्लूइड होता है जो कि हार्मलेस होता है, बट उसका कैप्सूल जो है वो सिलिकॉन का ही है। अगर सेलाइन इम्प्लांट रप्चर होता है तो उसमें से जो आइसोटोनिक नॉर्मल सेलाइन जिसका वो बना हुआ है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, और वो जो सेलाइन है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इट इज टोटली हार्मलेस। और अगर हम जब हम सर्जिकली उसको रिमूव करते हैं, और अगर हमने एकदम अगर इम्प्लांट रप्चर होने के बाद हम रिमूव कर रहे हैं, तो हमें कुछ कभी कभी वो फ्लूइड थोड़ा बहुत उस कैप्सूल में दिखता है, और समटाइम्स अगर हम बहुत लेट अगर उसको हम निकालते हैं तो बहुत वो जो जितना भी फ्लूइड है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। अब मैंने एक टर्म यूज की है, दैट इज कैप्सूल। अब मैं डिटेल में बताऊंगी कि ये कैप्सूल क्या होता है। सो जब भी हम ब्रेस्ट इम्प्लांट ब्रेस्ट में डालते हैं, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे सेलाइन इम्प्लांट हो, तो बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि उसके अराउंड एक कैप्सूल बना देता है, एक फाइब्रस टिश्यू बन जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। अब जब भी अगर इम्प्लांट रप्चर होता है, तो अब हम इम्प्लांट रप्चर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो इंट्रा कैप्सूलर रप्चर है या दूसरा है एक्स्ट्रा कैप्सूलर रप्चर। तो जब भी इम्प्लांट रप्चर होता है, जो भी उसका मटेरियल है, जैसे सेलाइन है या सिलिकॉन है, अगर वो कैप्सूल के अंदर ही सीमित है, वो कैप्सूल के बाहर नहीं गया है, तो दैट इज नोन एज इंट्रा कैप्सूलर रप्चर ऑफ द इम्प्लांट। लेकिन अगर कुछ किसी भी रीजन के कारण अगर ये मटेरियल सेलाइन या सिलिकॉन कैप्सूल के बाहर एक्स्ट्रा विजेट करता है, दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा कैप्सूलर रप्चर ऑफ द इम्प्लांट। नाउ सेलाइन, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सेलाइन एक बहुत ही हार्मलेस उसमें सोल्यूशन है, तो वो नॉर्मली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। बट सिलिकॉन की अगर हम बात करें, तो सिलिकॉन धीरे धीरे जो भी जब रप्चर होता है तो सिलिकॉन उसमें से लीक होके वो कैप्सूल के अंदर रहता है। अब जो न्यू जनरेशन कोहेसिव इम्प्लांट्स हम यूज करते हैं सिलिकॉन के, उसमें एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्स्ट्रावेजेशन जो है बहुत कम देखने को मिली है। मोस्टली जो क्या होता है, अगर इम्प्लांट रप्चर करता है तो वो सिलिकॉन इज कंटेन्ड विद इन द कैप्सूल।
एक्स्ट्रा कैप्सूलर एक्स्ट्रावेजेशन न्यू जनरेशन कोहेसिव इम्प्लांट्स में बहुत ही कम देखने को मिलती है। विज़ाविज़ पुराने इम्प्लांट्स जो हम यूज़ करते थे उनमें बहुत बार हमें देखने को मिलता था कि अगर इम्प्लांट रप्चर हो रहा है तो वो कैप्सूल के बाहर भी एक्स्ट्रावेजेट होता है सिलिकॉन, बट न्यू इम्प्लांट्स में दिस इज वेरी रेयर। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रप्चर्स, इसके बाद मैं बात करूंगी कि अब हमें क्या क्या फिजिकली आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगी या क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं अगर इम्प्लांट रप्चर होता है। तो एक रेगुलर फॉलोअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी आपकी डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्या क्या वार्निंग साइंस हैं, क्या क्या कुछ ऐसे साइंस कि कोई भी सर्जरी के बाद अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा एबनॉर्मल आपको कुछ भी फील हो रहा है, यू शुड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर एक्सपर्ट एंड द ट्रीटिंग डॉक्टर। नाउ अगर जब ब्रेस्ट इम्प्लांट रप्चर होता है तो आपकी ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगी। सबसे पहले अगर तो इम्प्लांट सेलाइन इम्प्लांट है, रप्चर के बाद जो सेलाइन लीक होता है दैट कैन बी एक्यूट और ग्रेजुअल। जब वो सेलाइन बाहर आ जाता है तो ब्रेस्ट बिल्कुल डिफ्लेट हो जाती है, तो ब्रेस्ट जो है वो अब वो इम्प्लांट का जो शेप है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड द ब्रेस्ट बिकम्स डिफ्लेटेड, और वहाँ पे सिर्फ कैप्सूल ही रह जाता है। बट इन केस ऑफ सिलिकॉन इम्प्लांट्स देयर माइट बी सम सिम्टम्स विच यू माइट फील, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में कुछ फीमेल्स जो हैं वो रप्चर के बाद भी दे आर टोटली एसिम्प्टोमेटिक, इनको कोई भी सिम्टम नहीं होता है एंड दे आर नॉट एबल टू असेस कि उनका इम्प्लांट रप्चर हुआ है। बट कुछ फीमेल्स में हमने देखा है कि कभी कभी दे कंप्लेन ऑफ पेन, दे कंप्लेन ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड कुछ ब्रेस्ट की शेप में चेंजेस आ जाती हैं। अगर सिर्फ एक तरफ का इम्प्लांट रप्चर होता है तो वहाँ की ब्रेस्ट की शेप चेंज हो जाती है एंड इट लीड्स टू एसिमेट्री एंड समटाइम्स यू कैन फील द कैप्सूल। सो ये सब चीज़ें हैं जो फीमेल्स बहुत बार नोटिस करती हैं आफ्टर इम्प्लांट रप्चर। और कुछ केसेस में अगर सिलिकॉन कैप्सूल के बाहर चला गया है तो कभी कभी हमें लम्प्स भी फील हो सकते हैं इन द ब्रेस्ट। सो ये सब सिम्टम्स हैं, साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि आपका इम्प्लांट रप्चर हो गया है। अब अगर इम्प्लांट रप्चर हो गया है तो अब सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू रश टू योर ट्रीटिंग डॉक्टर जिन्होंने आपका सर्जरी किया। आप उनको बताएं कि ये कंप्लेंट्स हैं एंड दे विल सी एंड दे विल असेस एंड देन दे विल टेक द एडिक्वेट एक्शन। नाउ अगर जब भी हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर हमें कोई भी इस तरह की कोई भी सिम्टम दिखता है तो देन वी आर श्योर कि ये इम्प्लांट रप्चर है। बट इसको कंफर्म करने के लिए वी हैव टू डू सम इन्वेस्टिगेशंस, और इन्वेस्टिगेशंस में जो सबसे कंफर्मेटरी एविडेंस हमें देता है दैट इज MRI स्कैन। जो MRI है उसमें बहुत स्पेसिफिक साइंस हमें मिलते हैं। अगर इंट्राकैप्सुलर जो कि सिलिकॉन इम्प्लांट का अगर रप्चर है तो बहुत ही स्पेसिफिक साइंस हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं MRI में, जो कि बिल्कुल कंफर्म कर देते हैं कि ये रप्चर ऑफ द इम्प्लांट है। और सिलिकॉन इम्प्लांट का रप्चर जो है MRI में ही सबसे बेस्ट तरीके से हमें पता चल सकता है। अल्ट्रासाउंड एंड मैमोग्राफी में इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट सेलाइन इम्प्लांट्स का रप्चर वी कैन डिटेक्ट ऑन अल्ट्रासाउंड एंड mammography. Now after the confirmatory evidence of implant rupture, the solution to this problem is removal of the implant. अब अगर implant rupture हो गया है तो then we have to remove it. और जो implant का removal है that depends कि वो recent है कि बहुत एक्यूट है कि थोड़ा लेट ऑनसेट पहले का हो चुका है इम्प्लांट रप्चर कि अभी रीसेंट रप्चर है। तो इन दोनों में डिस्टिंग्विशिंग फीचर यही है कि अगर रीसेंट इम्प्लांट रप्चर होगा तो जो सिलिकॉन होगा वो मोस्टली विद इन द कैप्सूल होगा और वो कैप्सूल के बाहर नहीं गया होगा। तो हमें और बहुत सारे जो सिलिकॉन है वो कैप्सूल में भी एम्बेडेड नहीं होगा। तो अगर रीसेंट इम्प्लांट रप्चर है तो हम सिर्फ इम्प्लांट को निकाल के पूरी तरह से क्लीन करके और सिर्फ कैप्सूलोटमी करके ही हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रप्चर है, बहुत देर से इम्प्लांट रप्चर हुआ है, तो हमें जो इम्प्लांट के बाहर जो कैप्सूल बनता है हमें उसको भी निकालना पड़ता है, दैट इज नोन एज
कैप्सुलेक्टमी। तो इम्प्लांट रिमूवल विद कैप्सुलेक्टमी बिकम्स द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग रप्चर। सो इन दोनों तरीकों से हमें इम्प्लांट निकाल के पूरी तरह से उसको डिब्राइड करके अच्छे से क्लीन करके इरिगेट करके देन द सेकेंड step is whether we have to replace it with an implant or whether we can do a mastopexy or some other secondary procedure for the breast. So some females, they want to go ahead with the second implant, some are not comfortable with the second implant insertion. So jin females mein implant insertion they want the implant insertion, so then that we can do with the secondary implant placement. और जिनको implant की requirement नहीं है, then we can auto augment the breast tissue by the own breast tissue, और mastopexy करके या auto augmentation करके हम breast की form और shape को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इम्प्लांट रप्चर के बारे में काफ़ी सारी जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो गई होंगी, और ये हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इम्प्लांट, बट इट इज़ नॉट एज कॉमन एज यू माइट थिंक। बट ये इम्प्लांट रप्चर होता है फीमेल्स में जिनके बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इम्प्लांट्स होते हैं, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर एक्सपर्ट, एंड रिमूवल ऑफ द इम्प्लांट इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। So friends, if you have any doubt related to breast augmentation या कोई भी और अगर आपकी query है related to implant rupture या और कोई complication आपके दिमाग में अगर आप सोचते हैं या कभी आपने Google search किया हो and you want us to discuss about that, तो आप हमें लिख सकते हैं। You can also subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest notifications. Thank you.